Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Neeta Barnawal. Today we are going to learn about Business Environment Part 2. In a previous lecture, we have studied the business environment, that what is business environment and what are the factors are involved in the business environment. कौन से फैक्टर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, दैट इज इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर में हमने देखा था कि एम्प्लॉयज मतलब जो भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी लोग इंटरनली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स हो गए, जो कि इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब लोग, वर्कर्स हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, ये सब लोग इंटरनली बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. इसके अकॉर्डिंगली इंटरनली बिजनेस अपना पॉलिसीज बनाता है. नेक्स्ट हमने देखा था एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में लीगल, टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंटल पॉलिसीज, लीगल, एनवायरमेंट, ये सब चीजें बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है, और जिससे बिजनेस को पता चलता है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स क्या है एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है. स्वॉट एनालिसिस हमने देखा था उसमें कि क्या क्या बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ होते हैं, क्या हमारा वीकनेसेस होता है, क्या क्या हमको रुकावटें आते हैं, थ्रेट्स आता है, और हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये हमको इंटरनल एंड एक्सटर्नल के थ्रू पता चलता है. वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सेकेंड टॉपिक है, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस. बिजनेस में जब हमारे कंट्री के अंदर इन द ईयर 1991 में, हमारे कंट्री के अंदर हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो चेंज हुआ था. वहां पे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इसमें तीन चीज हमारे कंट्री में है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अगर हम पहले का बात करें कि दैट 1991 के पहले हमारे कंट्री के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, अगर जो भी बिजनेस थे वो सब पब्लिक सेक्टर्स के ही थे, ज्यादा मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स तो होते ही नहीं थे, सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स के ही बिजनेस अपने कंट्री के अंदर हुआ करते थे, जिससे बहुत ज्यादा हमारे कंट्री का जीडीपी कम होते जा रहा था, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, तो बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में प्रॉब्लम अराइज हुआ. तो इन द ईयर 1991 में हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया जिसमें तीन चीजें आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. Where liberalization means liberty means freedom to do a business. पहले अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले बिजनेस करने के लिए या बिजनेस को एक्सपांड करना हो, न्यू सेटअप करना हो, हमको गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको परमिशन लेना होता था एज पर एमआरटीपी एक्ट. एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंगली हमको एक्सपांशन करना हो, बिजनेस का मर्जर करना हो, हमको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता था. बट लिबरलाइजेशन ने वो परमिशन, ये सब में हमको क्या किया, डी लाइसेंसिंग पॉलिसी लाया, ये सब को एबॉलिश्ड किया एमआरटीपी एक्ट को, जहां पे हमको पूरा फ्रीडम दिया गया कि आपको बिजनेस एक्सपांड करना है आप कर सकते हो, मर्ज करना है आप कर सकते हो. अगर हम पहले का बात करें तो 1991 के पहले जितने भी इंडस्ट्रीज होते थे, मोस्टली 18 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जहां पे हमको कंपलसरी लाइसेंसिंग पॉलिसी था. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में वो लाइसेंसिंग पॉलिसी भी को क्या किया, एबॉलिश्ड कर दिया. तो liberalization means the policy of liberalization in place of licensing for the industries and ट्रेड. पहले हर इंडस्ट्रीज को आपको लाइसेंस, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स में आपको डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में कि हर एक इंडस्ट्रीज को पहले लाइसेंसिंग लगता था, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने उसको कम करके 18 इंडस्ट्री किया. फिर आज के डेट पर अगर हम देखें तो ऐसे सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज है जहां पे हमको लाइसेंसिंग जरूरी होता है, अदरवाइज ऐसा कोई भी ज्यादा इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, कंपलसरी नहीं होता है. नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. पहले जितने भी सेक्टर्स थे, जितने भी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता था. तो प्राइवेटाइजेशन में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट. एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम दिया गया कि आप अपना बिजनेस अपने कंट्री के अंदर सेट कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा. एंड प्राइवेटाइजेशन में जैसे मैंने पहले बोला कि एक चीज हुआ जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट. नेचुरली अगर हम इन्वेस्टमेंट का बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना, कहीं पे पैसा लगाना. और इकोनॉमिक्स में या फिर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी कंपनीज
लास्ट 5 ईयर से लॉस मेकिंग कंपनीज है, जो भी लास्ट 5 ईयर से जो कंपनीज को लॉस होता है, ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं सिक कंपनीज, और ऐसे कंपनीज को गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं करती, गवर्नमेंट अपनी वो कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देती है। जब गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर्स के को हैंडओवर कर दिया जाता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मोस्टली ये सिक कंपनीज जो होता है, मतलब कि लास्ट 5 ईयर से अगर कंपनीज को लॉस हो रहा है तो कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनीज है, वो हैंडओवर कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेटाइजेशन वो एक चीज हुआ। नेक्स्ट अपना पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि एट अ इंटरनेशनल लेवल, एट अ ग्लोबल लेवल हम बिजनेस कर सकते हैं। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे कंट्री में आकर बिजनेस कर सकते हैं, हम फॉरेन कंट्री में जाके हमारा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। एट अ इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले अगर बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ कोटास लगता था। टैरिफ का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट परसेंटेज ऑफ टैक्सेस वहां पे हमको लगाता है कि इतने इतने गुड्स पे इतना इतना परसेंट आपको टैक्स पे करना है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हो या एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट हो। एंड नॉन टैरिफ मतलब कि लिमिटेशन ऑन कोटास, कि आपको लिमिट लगा दिया है कि आपको कितना इंपोर्ट करवाना है, कितना एक्सपोर्ट करना है। जितना गवर्नमेंट बोलेगा बस उतना ही हम इंपोर्ट भी कर पाते थे और एक्सपोर्ट कर पाते थे बिफोर 1991। बट ग्लोबलाइजेशन में ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस था ट्रेड में, उसको भी फ्री फ्लो कर दिया। Economic policy and business. India's post-independence industrial development policy failed, so the government introduced a new economic policy on 24th July 1991 known as liberalization, privatization and globalization. 1991 के पहले जो अपने कंट्री में इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, उस पॉलिसीज में हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हुआ था। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया था, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो डिसइक्विलिब्रियम होगा, तो वैसा बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स हो गए थे। वो पॉलिसी पूरा फेल हो गया था। बिकॉज ऑफ दैट इन द ईयर 1991 में ऑन 24th जुलाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा आया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन का। So, Government of India adopted the policy of liberalization while facing a severe crisis. Liberalization refers to the process of eliminating unnecessary control and restrictions for smooth functioning of business. गवर्नमेंट का अननेसेसरी कंट्रोल्स हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा था, तो लिबरलाइजेशन में ये जितने भी कंट्रोल्स थे अननेसेसरी, वो सब चीजों को क्या किया, एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। Through the liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the world in a large way. This had resulted into a easy entry of foreign business in India, tough competition and efficiency. Because of that हमारे country के अंदर competition भी arise हुआ। So Indian economic liberalization include the policy, सबसे पहला है abolition of industrial licensing system, which is also known as delicensing और डी लाइसेंसिंग पॉलिसी की। अगर हम पहले का बात करें 1991 के पहले जितने भी इंडस्ट्रीज थे, मोस्टली ऐसे 18 इंडस्ट्री थे जहां पे हमको लाइसेंसिंग कंपलसरी होता था, बट लिबरलाइजेशन ने ये लाइसेंसिंग पॉलिसी को एबॉलिश कर दिया। सेकेंड, रिडक्शन इन अ फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाता था इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, परसेंटेज ऑफ टैक्सेस एंड लिमिटेशन ऑन कोटास, कि आप कितना क्वांटिटी आप मंगवा सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सब को भी क्या किया, रिड्यूस किया गया। रिफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, 1991 के पहले जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम थे अपने कंट्री के अंदर मोस्टली कोऑपरेटिव बैंक्स ही हुआ करता था, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो भी नेशनलाइज्ड नहीं हुआ था। सिर्फ ये ऐसे बैंक्स थे जो अपने कंट्री के अंदर थे, बट 1991 के बाद हमारे कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में भी क्या किया गया, चेंजेस आया। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ किया गया, उनको भी लाइसेंस दिया गया कि आप क्या कर सकते हो, आपका बैंक ओपन कर सकते हो। वैसे ही जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, तो पहले LIC एंड GIC ही चलता था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही पहले 1991 के पहले था, बट 1991 के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में भी
चेंजेस आया। अभी सिर्फ गवर्नमेंट के पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होते सिर्फ LIC या GIC ही नहीं होता है, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस, अपने व्हीकल्स का हम इंश्योरेंस निकालते हैं। इवन जो सिंगर्स होते हैं वो अपने गले का इंश्योरेंस कराते हैं। मतलब ये सब चीजों का भी अभी हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये सब हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद। देन रिडक्शन ऑन कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज पे भी कि जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, तो फॉरेन एक्सचेंज में भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस था कि $1 कितना डॉलर का, $1 इज इक्वल्स टू हाउ मच इंडियन करेंसी जो होता था वो भी गवर्नमेंट डिटरमाइन करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब जो डॉलर्स का रेट अपने इंडिया में कंसिडर होता है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स। नेक्स्ट, फ्रीडम टू डिसाइड द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। हमको कितना प्रोडक्शन करना है, हमारा बिजनेस है, हमको पता होना चाहिए कि मार्केट में हम कितना सेल कर पाएंगे, हमारा कितना डिमांड है मार्केट में। एज पर दैट हम क्या करते हैं, बिजनेस, अपना बिजनेस से प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक वड़ा पाव वाला है, तो डेली का अगर उसका जितना भी वो वड़ा पाव बेच रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या करेगा, दूसरे दिन उतना वो वड़ा फ्राई करके निकालेगा। वो ऐसा नहीं ना कि एक दिन में वो 100 निकाला, वो 100 कंपलसरी बनाकर रखेगा, भले वो 10 ही बिके लेकिन वो 100 निकाल के रखेगा, ऐसा नहीं है। वो जितना उसका डेली के जितने कस्टमर्स है एज पर दैट हम क्या करेंगे, वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, फ्राई करेंगे और बेचेंगे। लेकिन ये हम आज कर पाते हैं, लेकिन पहले जो था वो गवर्नमेंट ही हमको बताता था कि हम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब चीजों पे भी लिबरलाइजेशन ने क्या किया, हटा दिया। नेक्स्ट, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ओपनिंग ऑन बेसिस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या होगा, कितना होगा, ये सब भी पहले डिटरमाइन करता था, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करते थे ये सब। बट अभी मार्केट के फोर्सेस पे डिटरमाइन होता है हमारा प्राइसेस। मार्केट में कितना डिमांड है हमारे गुड्स का एंड कितना सप्लाई, ऑन दैट बेसिस द प्राइस आर डिटरमाइंड। एंड लास्ट वन जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की। पहले अगर हम बात करें, खुलजा सिमसिम टाइप का हमारे पास टीवी हुआ करता था, लेकिन अभी LCD, LED ये सब टाइप के टीवीज आ गए हैं, टेलीविजन सेट आ गया है। अब मोबाइल का बात करें तो पहले अगर हम देखें तो घर घर में टेलीफोन्स भी नहीं होता था, ऐसा राउंड शेप का ऐसा आता था जहां पे डायलर टाइप का होता था, फिर उसको कट करके वो टेलीफोन टाइप का आया, फिर अभी सबके हाथ में वो छोटा छोटा मोबाइल्स आने लगा, फिर उसके बाद अभी सबके पास स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन्स आने लगे। तो ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, चेंजेस आया। ये था अपना लिबरलाइजेशन में। सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया, प्राइवेटाइजेशन में एक चीज बहुत अच्छा हुआ जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर्स है जो लॉस मेकिंग थे, गवर्नमेंट ने वो सब सेक्टर्स को प्राइवेट के हाथ में, प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिया, उनको बेच दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। सो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्टेट और अ पब्लिक सेक्टर बाय इन्वॉल्विंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. Privatization implies many government sectors to be sold or given to a private individual hands to run them. प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा पहले 1991 के पहले जितने भी सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट के ही मोस्टली होते थे। तो 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, वहां पे गवर्नमेंट के रोल को क्या किया गया, कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया। प्लस गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे सेक्टर्स को क्या किया, प्राइवेट्स को बेच दिया। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन क्यों आना बहुत ज्यादा जरूरी था? सबसे पहला है मोर एफिशिएंसी, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। थर्ड वन इज रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन। तो ये सब चीजें हैं जिसके वजह से प्राइवेटाइजेशन आना बहुत जरूरी था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो। नेक्स्ट, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर है जब स्टार्ट होता है अपना 1 अप्रैल एंड एंड होता है 31 मार्च, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हर एक कंपनी अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो हमारे बिजनेस के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं हमको वहां पर कंपनीज के बैलेंस शीट्स देखने को मिलते हैं। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, बिकॉज ऑफ दैट हमको ये सब पता चलता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स, एज अ इन्वेस्टर हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से कंपनी में पैसा लगा रहे हैं।
तो ये सब चीजें प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। देन कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन, कैपिटल मार्केट का मतलब कि ऐसा मार्केट जहां पे लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, मोस्टली विच इज रिलेटेड टू द शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। तो कैपिटल मार्केट भी प्रॉपरली डिसिप्लिन में आएगा, बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेटाइजेशन आना जरूरी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें हुआ, तो सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनीज का, गवर्नमेंट के रोल को, सेक्टर्स को कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर्स आया, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, आपने डिटेल में इकोनॉमिक में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन का। एट अ इंटरनेशनल लेवल आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, इवन फॉरेन कंट्रीज वाले भी हमारे कंट्री में आकर बिजनेस कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बाहर की कंट्री के जो कंपनीज है वो हमारे कंट्री में आए, उसके लिए ट्रेड पॉलिसीज को भी बहुत चेंजेस किया गया, जैसे फॉरेन कंपनीज के साथ इंडियन कंपनीज का कोलैबोरेशन होना। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है, बट सुजुकी इज नॉट अ इंडियन कंपनी, वो जापान की कंपनी है। तो मारुति ने क्या किया, कोलैब्स किया सुजुकी के साथ, ताकि जो फॉरेन कंपनीज है वो अपने कंट्री में बहुत ज्यादा दिन तक रहे। तो ऐसे ट्रेड पॉलिसीज में भी, ग्लोबलाइजेशन में ट्रेड पॉलिसीज में भी चेंजेस आया। एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से एज अ कस्टमर हमको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत ज्यादा कंपटीशन आया मार्केट में, वैरायटी ऑफ गुड्स हमको अवेलेबल हुआ मार्केट में। एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो बिजनेस में कंपटीशन शिफ्ट हुआ और कंपटीशन बढ़ा, वहां पे हमको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हुआ, जो कि पहले जो था गवर्नमेंट का मोनोपोली बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एज अ कस्टमर हमारे पास ह्यूज ऑप्शन है, अगर हमको एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम दूसरे के पास जाकर वो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वेरियस ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब हमको हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: फर्स्ट, रिमूविंग एंटी एक्सपोर्ट बायसनेस, मिनिमाइजेशन ऑफ वेरी हाई import tariff and placing lesser reliance on quantitative restrictions on imports। जो import and exports पे जो quantitative एंड जो परसेंटेज ऑफ टैक्सेस जिसको हम बोलते हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, ये सब चीजों को क्या किया, कम किया गया। देन फीचर्स, फ्रीडम टू सेट अप एंड ऑपरेट अ बिजनेस एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। सबसे पहला अगर फीचर है तो इन दी वर्ल्ड हम कहीं पे भी हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम कहीं से भी कोई भी कंट्री से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स मांग। जैसे अमेजॉन इंडिया की है क्या, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन का है ये, बट अमेजॉन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर पे हम गुड्स मंगाते भी है, ऑर्डर प्लेस करते, गुड्स आता है। अमेजॉन के बहुत सारे ब्रांचेस इंडिया के अंदर है, तो ये सब पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन के वजह से। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंपैक्ट, क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। बहुत ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट में चेंजेस आया है। एज अ कस्टमर हमको बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हुआ है मार्केट में, कंपटीशन अराइज हुआ है, हमको प्राइस में क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब चीज हमको अच्छे मिलने लगे। देन इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। अगर आप छोटे बिजनेस का बात करें, जो डोमेस्टिक लेवल पे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको बहुत सफर करना पड़ा। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल डीमार्ट हमारे घर के पास है, तो हम लोग हमारे पास के कोई ग्रोसरी शॉप से कोई सामान हम नहीं खरीदेंगे, हम कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली हम डीमार्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको कम प्राइस पे अच्छे क्वालिटी का हमको क्या मिल जाता है, गुड्स मिल जाता है। तो अभी डीमार्ट हमारे घर के वहां पे होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो आसपास के जो ग्रोसरी शॉप्स है वो सफर करेंगे। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो फॉरेन कंट्रीज के कंपनी हमारे कंट्री में आए, तो हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज्यादा असर हुआ। दी कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट अगर हम बात करें, ये हमारा एक फायदा हुआ कि जो मार्केट पहले सेलर ओरिएंटेड होता था, मार्केट का जो किंग होता था वो सेलर होता था, लेकिन अब जो मार्केट का किंग है वो कौन है, कस्टमर है। तो ये सब पॉसिबल हुआ हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो इससे ही आपका ये चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट जो आपका 7th चैप्टर है OCM का, ये खत्म होता है। थैंक यू।